बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली। लेकिन आपके पास जो बुक में है वो हमारे पास सिर्फ एड्स के बारे में डिस्कशन है कि एड्स क्या चीज़ है, जिसको हम STD भी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। जो वैसे तो हमारे पास इनका एब्रीविएशन STDs काउंट करते हैं हम, STDs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। दिस इज़ नॉट अ सिंगल डिजीज़। एड्स सिर्फ एक ही डिजीज़ नहीं है जो STD है, इसके अलावा और भी बहुत सी हमारे पास ऐसी डिजीज़ हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड होती हैं, जो जिनका ट्रांसमिशन जो है वो यही मीन है हमारे पास कि उनको हम उन तमाम डिजीज़ को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कह देते हैं। जैसे बहुत से न्यू बॉर्न नए पैदा होने वाले बच्चों की बीमारियां होती हैं, वो भी STDs होती हैं। जैसे ही गनोरिया का इन्फेक्शन आपने देखा होगा, जैसे बच्चे पैदा होते हैं उनको वैक्सीन कराई जाती है, आंखों में कतरे वगैरह डाले जाते हैं, तो वो अगर वो उस इन्फेक्टेड वेजाइना से गुजरें और जाहिर बात है कि उनके जो आइज़ हैं वो कांटेक्ट में आती हैं, उनके लिप्स, उनका मुंह, सारे का सारा पोर्शन उनका उस बर्थ कैनाल से गुजर के आ रहे होते हैं, तो अगर वो इन्फेक्टेड है वेजाइना, वहाँ पे कोई वायरस फंगल इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन फैल सकता है बच्चे में। तो ये सारी की सारी इस तरह के डिसऑर्डर्स भी STDs में आती हैं। लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ एड्स को डिस्कस किया, तो हम भी एड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट एड्स का सबसे पहले एब्रीविएशन, मैं जब भी बच्चों से पूछता हूँ व्हाट इज़ एड, तो वो सिर्फ इसका एब्रीविएशन बता देते हैं कि इट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका तो आपने सिर्फ एब्रीविएशन बताया, ये डेफिनेशन नहीं है। आपसे पूछा जाए ना व्हाट इज़ एड्स, बच्चे नीचे लिख देते हैं डेफिनेशन में, इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बस 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है उनकी तरफ से। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बच्चे एक्वायर्ड हासिल करना, इम्यूनो डेफिशिएंसी, इस डिसऑर्डर में हमारे इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है, हमारे इम्यून सिस्टम की। सिंड्रोम कहते हैं ग्रुप ऑफ डिजीजेस को। सिंड्रोम किसे कहते हैं? दिस इज नॉट अ सिंगल डिसऑर्डर, एक बीमारी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है, ग्रुप ऑफ डिजीजेस है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो क्या हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनकी जो क्वांटिटी है, उनके जो नंबर हैं वो कम हो जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स के नंबर्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स के नंबर। किसके नंबर? जिसके नतीजे में हम कहते हैं कि हमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई? इम्यून सिस्टम। जब वाइट ब्लड सेल्स ही नहीं है तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है, तो इम्यूनिटी कम, तो हम कहते हैं इस बंदे को इम्यून डेफिशिएंसी हो गई है, इम्यूनिटी की कमी हो गई है, इम्यूनिटी की कमी हो गई। अच्छा, ये क्यों होती है? वाइट ब्लड सेल्स ही क्यों कम होते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न? हम कहते हैं कि जो इसका काज देख लेते हैं, व्हाट इज़ द काज ऑफ एड्स। एड्स का जो काज है दैट इज़ HIV, दैट इज़ HIV। What is HIV? Human immunodeficiency virus। यानी जो एड्स है इसका जो काज है वो कौन है? वायरस। इट इज़ अ वायरल डिजीज, इट इज़ अ वायरल डिजीज। ये वायरस की वजह से होती है। किस वजह से होती है? वायरस की वजह से। और उस वायरस का नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब ये जो वायरस है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ये नेचुरल होस्ट होता है, जिनका ये नेचुरल होस्ट होता है, पिग्स वगैरह में या मंकीज वगैरह में इनका ये होस्ट है, उनमें ये डिजीज़ काज नहीं करता, उनमें ये डिजीज़ काज, लेकिन ये ह्यूमंस में आके डिजीज़ काज करता है। हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, उनके ऊपर क्या होते हैं? ये वायरसेस उन रिसेप्टर्स के ज़रिए हमारे वाइट ब्लड सेल्स में दाखिल होते हैं। हमारे बॉडी के किसी दूसरे सेल में दाखिल क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बेटे आपने पढ़ा था कि हमारी जो सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर रिसेप्टर्स हैं, उसके ऊपर, और हर मतलब छोटे छोटे पोर्शंस बने हुए चीज़ों के अंदर बाहर आने जाने के लिए। तो जो जगह, जो दरवाज़ा हमारे पास इन वायरसेस के लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? वाइट ब्लड सेल्स के पास है। इसके अलावा हमारी बॉडी के कोई दूसरे सेल्स उनके ऊपर इनके गुजरने के लिए रिसेप्टर नहीं है। तो ये जाके CD4 लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनके ऊपर जाके बाइंड करते हैं, जैसे बाइंड करते हैं तो उनको एंट्री मिल जाती है, अंदर चले जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स में, अपनी तादाद बढ़ाते हैं, वाइट ब्लड सेल को रप्चर कर देते हैं, फिर अपने निकल आते हैं बाहर ब्लड में, फिर अगले वाइट ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं।
तो इस तरह इनकी तादाद बढ़ती भी चली जाती है और दूसरी तरफ ये वाइट ब्लड सेल्स को कम करते चले जाते हैं। ठीक है, जब वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं तो इसके नतीजे में होता क्या है, व्हाट आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ द एड्स, एड्स की क्या सिम्टम्स आती हैं। सबसे पहले जो पल्मोनोलॉजी वार्ड होता है ना, हमारे पास चेस्ट वार्ड होता है किसी भी हॉस्पिटल का, वहाँ पे जो बहुत सारे केसेस आते हैं उनमें जो क्रोनिक केसेस हैं ब्रोंकाइटिस के, नमोनिया के, उन लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? उन हमें ख़तरा होता है कि हो सकता है इनको एड्स ना हो, इनको उनका HIV का हम टेस्ट करवाते हैं, उनका HIV का। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि जो इसकी सिम्टम्स हैं वो स्टार्ट ही यहीं से होती हैं, इसकी सिम्टम स्टार्ट्स यहीं से होती हैं। जो उस बंदे को कफ, खांसी, हर वक्त रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन रहता है। क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हमारी हवा से डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो कोई भी बैक्टीरिया हमारे अंदर जाता है तो हमें वो नुकसान पहुंचाता है, हमें वो। अदरवाइज अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, हमारी इम्यूनिटी तो हम सांस लेते हैं, हमारे बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं कहते, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। अगर कोई चला भी जाता है हेल्दी बैक्टीरिया तो उसको किल कर देते हैं उसको। लेकिन अगर किसी बंदे के अंदर इम्यून की डेफिशिएंसी है, इम्यून सिस्टम की कमी है, तो इस हवा से जाने वाले बैक्टीरिया वहां जाके कॉलोनाइज करेंगे, अपनी कॉलोनी बनाएंगे, वहां पे जाके ना लंग टिश्यूज को इन्फेक्ट करेंगे, डैमेज करेंगे, पस पड़ेगी, उस बंदे को कफ होगी या कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगी। ठीक है, तो जो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स होते हैं तो उनके अंदर हम ये टेस्ट करवाते हैं कि हो सकता है इनको कहीं एड्स ना हो। यहाँ तक बात समझ आई? तो सिम्टम्स स्टार्ट यहीं से होती हैं, कफ से, फीवर वगैरह से, और फिर ऐसे समझें कि दुनिया जहान की कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं बचती जो उस बंदे में ना हो, जो उस बंदे में, क्योंकि हर एरा वायरस बैक्टीरिया जाके उस बंदे की बॉडी में इन्फेक्शन कर देगा। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम ही नहीं, इम्यून सिस्टम ही ये उसके काजेज हो गए और सिम्टम्स मैंने आपको वर्बली बता दी हैं। अब इसकी जो हमारे पास मेजर क्या कह सकते हैं उसको कि ट्रांसमिशन की रीजंस हैं, क्या क्या चीजें हैं जो ट्रांसमिशन में आती हैं। ट्रांसमिशन इसकी एज सच नहीं है कि हम कहें कि ये किसी चीज के खाने पीने से होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी जो ट्रांसफ्यूजन है ये डायरेक्ट ब्लड के साथ है, हमारे बॉडी फ्लूइड्स के साथ है। किसके साथ है? बॉडी फ्लूइड्स के साथ है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा इन्फेक्टेड है, कोई बंदा, उसके ब्लड के अंदर HIV है, उसके ब्लड के अंदर, अब वो ब्लड डोनर बन गया। क्या बन गया? किसी दूसरे बंदे को ब्लड की ज़रूरत थी, उस बंदे ने ब्लड दिया, तो जो वर्कर्स थे, जो डॉक्टर्स वगैरह थे, उन्होंने उस ब्लड की स्क्रीनिंग नहीं की, उसको चेक नहीं किया, वो इन्फेक्टेड ब्लड उस बंदे का लिया और दूसरे बंदे को लगा दिया। इसका मतलब उन्होंने क्या ट्रांसमिट किया है? HIV, एड्स को ट्रांसमिट किया है फ्रॉम वन पर्सन टू। दिस इज द वन रीजन, पहली रीजन यही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अच्छा, फिर लोग पूछते हैं सर जो पहला बंदा होगा उसमें कहाँ से आया होगा वायरस? ठीक है, किसी बंदे में होगा तो फिर आगे ट्रांसमिट होना शुरू होगा ना। हमारे पास ये वायरस इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी रिजाइड कर सकता है। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि आपके पास कोई इन्फेक्टेड निडल थी, इन्फेक्टेड जो आप इंजेक्शन लगाने जा रहे हो किसी पेशेंट को, वो निडल पहले से ख़राब थी, इन्फेक्टेड थी, वो स्टीराइल नहीं थी, उसके ऊपर वो वायरस लगा हुआ था, उसके ऊपर वो वायरस इन्वायरमेंट से कहीं से आगे उसके ऊपर लगा हुआ था, आपने वो उसको इंजेक्ट किया, आपने बेसिकली उसको इंजेक्शन की बजाय वायरस इंजेक्ट कर दिया। क्या इंजेक्ट कर दिया? इसका मतलब इसकी एक ट्रांसमिशन की रीजन हमारे पास कंटामिनेटेड सिरिंजेस भी होती हैं, कंटामिनेटेड, इसीलिए एक बंदे को जिस सिरिंज से इंजेक्शन लगाते हैं वो दूसरे में इस्तेमाल नहीं करते। अक्सर ये प्रैक्टिस जो है वो दही इलाकों के अंदर, विलेज के अंदर होती है कि जो ज़रा गरीब किस्म का डॉक्टर है, उसने एक ही टीका रखा होता है और पूरे मोहल्ले को उसी से जन्म इंजेक्शन लगा रहा होता है। ठीक है, उन पे केस भी बन जाते हैं। तो इलीगल है काम, इन चीज़ों से बचाया जाता है लोगों को कि, और अवेयरनेस भी दी जाती है, बताया भी जाता है कि ऐसा नहीं करना। और इसीलिए आप जैसे ही कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो वो फ़ौरन से निडल उसकी कट कर देते हैं। आप देखा होगा आपने हॉस्पिटल्स के अंदर जैसे इंजेक्शन लगाते हैं फ़ौरन एक बॉक्स होता है उसके अंदर उसकी निडल कट करते हैं और फिर जो है ना उस इंजेक्शन को डिस्पोज ऑफ करते हैं। हो सकता है ये निडल किसी वर्कर को ना लग जाए जो यहाँ पे जो है ना वो इंजेक्शन इकट्ठे कर रहा हो, सफाई वाले को ना लग जाए कि उसको ना ट्रांसमिट होने के चांसेस हो। तो इस तरह पता तो नहीं चलता किस सिरिंज के ऊपर वायरस है, किसके ऊपर नहीं है। तो बहुत सी रीजंस हैं। एक तो इस अब यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गई, कंटामिनेटेड सिरिंजेस होंगी, अच्छा इसी के अलावा हमारे पास सेक्सुअल एक्टिविटी, सीमन के अंदर भी तो ये ट्रांसमिट हो सकता है ना, बॉडी फ्लूइड है हमारा, सलाइवा भी हमारा बॉडी का फ्लूइड है। इसी तरह सीमन, मेल के स्पर्म जो है वो भी बॉडी का फ्लूइड है। तो अगर वो अपनी फीमेल को स्पर्म पास करता है और वो इन्फेक्टेड है, वो क्या है, तो उसके उस सीमन के अंदर HIV जा रहा होगा तो फीमेल भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर कोई फीमेल इन्फेक्टेड है
और वो प्रेग्नेंट है तो उसके बेबी के अंदर भी ट्रांसमिट होने के चांसेस हैं। ब्रेस्ट फीडिंग है तो उसके अंदर भी चांसेस होते हैं कि ये मिल्क के जरिए जो है वो बेबी में चला जाएगा। तो ये डिफरेंट रीज़न है। इसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप बाल वगैरह कटवाने जाते हो बार्बर के पास तो आप उसको स्पेशल कहते हो कि ब्लेड चेंज करना है। ब्लेड क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसने जो पहले रेजर इस्तेमाल किया है, जो वो ब्लेड इस्तेमाल किया है, वो किसी पर्सन को यूज़ कर रहा तो उसको कट लग जाए। अक्सर देखो ना शेव के दौरान कट लग जाता है, तो कट लगा है वो कंटामिनेटेड है, वो क्या है? अक्सर वो होता है वो आपके सामने जो है ना उसको वो डिटोल लगाते हैं और यूँ घुमा के कहते हैं चलो। वो पुराने ज़माने में जो ये आया करते थे ना नाई जो है ना वो साल के इकट्ठे पैसे गंदम शंदम लेने आते हैं गाँव के अंदर, तो इस तरह का माहौल, तो वो उन्होंने एक ही जो है ना वो बनवा के रखा होता है रेजर, वो उसका वो लेदर की एक शीट होती है उसके ऊपर तेज़ करते हैं, चल भाई अगला आ जाए, चलो भाई अगला आ जाए, वो कोई चेंज चूंज का तो सीन ही नहीं होता उसमें, ठीक है। तो ये सारी इन रीजंस की वजह से जो इन्फेक्शियस डिजीज़ थी बेटे, नॉट ओनली सिंगल एड्स, और भी बहुत सी इन्फेक्शियस डिजीज़, हेपेटाइटिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं फैलने के। हेपेटाइटिस भी इसी तरह जो पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल में जिनको बार बार इंजेक्शन लग रहे हैं उनको भी हेपेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी उसकी भी ट्रांसमिशन सेम है, उसकी भी ट्रांसमिशन सेम है। क्लियर यहाँ तक बातें? अच्छा, अब हमारे पास इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, बच कैसे सकते हैं इससे? सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, सेफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो, कंटामिनेटेड सिरिंजेस यूज़ ना करें। तो इसके अलावा जितने भी ऐसे एक्ट्स जिनके ज़रिए हमारे पास एड्स की ट्रांसमिशन है उन सबको चेक किया जाए, उन सबको कंट्रोल किया जाए, रोका जाए या उनको ट्रीट किया जाए, जो भी चीज़ें हैं। क्लियर? तो इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। इसमें एक साइड बॉक्स है कि हमारे पास एड कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर जो क्या हमारे पास कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पर्पज़ के लिए काम करती हैं। पेज नंबर है हमारे पास 89। AIDS is a sexually transmitted disease. Sexually transmitted diseases STDs are defined as the disease that are transmitted through the sexual act. अब सेक्सुअल एक्ट से जो जितनी भी डिजीजेस ट्रांसमिट होंगी उनको हम STDs कहते हैं। उसकी मैंने पहले भी एक एग्जांपल दे दी कि सिर्फ ये एड्स ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सी बीमारियां हैं। अच्छा जी, द मोस्ट सीरियस एंड चैलेंजिंग हेल्थ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वर्ल्ड टुडे इज एड्स। इट इज़ आल्सो अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बेटे जब भी कोई एब्रीवेशन होता है उसके सारे अल्फ़ाबेट्स हम कैपिटलाइज करके लिखते हैं। इट इज़ आल्सो अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब यहाँ तक तो इसकी डेफिनेशन के बारे में लिखोगे आप। इट इज़ काज्ड बाय, काजेज क्या है एड्स के? इट इज़ काज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी। बच्चों से काज पूछा जाता है व्हाट इज़ द काज ऑफ द एड, तो वो ये ट्रांसमिशन वाले लिख देते हैं। ये काजेज नहीं है, ये ट्रांसमिशन के सोर्सेज हैं। काज क्या है? HIV। तो HIV तो किसी भी तरीके से जा सकता है बॉडी में। अच्छा जी, लेकिन ये है कि डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में जाए, हमारे खाने वाली साइड से ना जाए, तो वो वरना स्टमक एसिड उसको मार देंगे। द वायरस डिस्ट्रॉय द वाइट ब्लड सेल्स विच रिजल्ट इन द लॉस ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। इट इज़ अ फैटल डिजीज, मोहलिक बीमारी है, जानलेवा है। इट स्प्रेड थ्रू ट्रांसफर ऑफ द बॉडी फ्लूइड सच एज द ब्लड एंड सीमन। दस द मेन काजेज आर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज, यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स और द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द इन्फेक्टेड ब्लड। बेटे साइड बॉक्स देखें। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन द एड्स, UN एड्स, यूनाइटेड नेशन एड्स का प्रोग्राम है तो इसलिए उन्होंने नाम रखते हैं UN एड्स, एस्टिमेट्स दैट मोर देन 70,000 to 80,000 persons, almost 0.1% of the adult population in the Pakistan are infected with HIV। पहले भी आप लोगों को शायद बताया हो कि हमारे भावलपुर के अंदर जो अब ब्लड सेंटर है, जो हमारा रीजनल ब्लड सेंटर है, वो अब इंडस हॉस्पिटल के अंडर है। तो उसमें अब ये प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है। पहले सारी की सारी स्क्रीनिंग होती है ब्लड की, सारे टेस्ट होते हैं, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ तो ट्रांसमिट नहीं हो रही, तो अगर हो रही हो या उस बंदे के अंदर डिटेक्शन हो, वो फ्री ऑफ द कॉस्ट आपके टेस्ट करते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो फिर आपको कॉल करके बताते हैं कि आप जो है ना वो मेडिसिन लें। तो ये सारी की सारी ट्रीटमेंट, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो फ्री ऑफ द कॉस्ट ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करती हैं। ऐसे तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता क्योंकि हमने कभी अपना नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन ही नहीं करवाया होता। बट इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।